हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा। आपके सामने हाजिर हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ लेके। पिछली वीडियो के अंदर हमने सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी ली थी कि सीजीएल होता क्या है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको जानने की ज़रूरतें होती हैं, उसका पैटर्न, उसके क्राइटेरियाज़, उसके सिलेबस, ये सब चीज़ें। उस वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट का डिटेल्ड डिस्कशन आपके साथ करूँगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन से आपके सब टॉपिक्स होते हैं, उन सब टॉपिक्स के अंदर आपके कौन से सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इस प्रकार का डिस्कशन हम आपकी इस वीडियो के अंदर करेंगे। सभी को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भी मैसेज करते हैं कि सर जीएस के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सो दैट कि हम उन चीज़ों को तैयार करके अपने एग्जामिनेशन के अंदर जाकर अच्छा स्कोर कर पाएँ। अलग अलग एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर ये सवालों के नंबर और इनका वेटेज आपका वेरी करता है। लेकिन अगर मैं सीजीएल की बात करूं, प्री के अंदर आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, मेंस के अंदर आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं, और मेंस के अंदर आने वाले 25 क्वेश्चंस आपकी मेरिट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और जितने भी रैंकर्स हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लियर करते हैं इन एग्जामिनेशंस को, वो बताते होंगे कि अगर आपका अच्छा स्कोर जीएस के अंदर रहता है, डिसेंट भी रहता है, तो आप चीज़ों को कर पाते हैं। आप चीज़ों को कर पाते हैं और आप वो चीज़ को क्रॉस कर पाते हैं जो कि पोस्ट आपसे चाहती है। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर हमारा बेसिक डिस्कशन यही रहेगा कि जीएस और जी के आखिरकार क्या क्या अपने साथ रखता है, यानी कि उसका सिलेबस आपका क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इस जी के जीएस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसके साथ में आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और आपके अलग अलग एग्जामिनेशंस के अंदर इनके मार्क्स का वेटेज जो आपको देखने के लिए मिलता है वो कैसा रहता है। डिटेल डिस्कशन होगा। कोई भी डाउट अगर आपको स्टिल रहे, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिएगा अपने वो डाउट्स मुझसे पूछने के लिए, ठीक है। वैसे तो कोशिश पूरी करी जाएगी कि आपको ऐसी दिक्कत ना आए। तो सीजीएल के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर नामक चीज़ आपसे आपके प्री यानी कि टीयर 1 और आपके मेंस यानी कि टीयर 2 दोनों ही चरणों में पूछे जाते हैं। एक एक करके हर सब्जेक्ट को ओपन करके इवन टॉपिक्स को आपको दिखाते हुए डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला जो हमारे सामने सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं इतिहास। इस इतिहास को 3 पन्नों में यानी कि 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला भाग हमारे सामने होता है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। दूसरे नंबर पर मेडिवल हिस्ट्री, जिसको हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। तीसरे नंबर पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। अब देखो, प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि सर हमें इन तीनों में से वो वाला बता दो जिसमें से सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। कृपया करके ऐसा ना करें। आप पेपर देकर पेपर के ऊपर कुछ एहसान तो नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमें वो सारी चीज़ें करके जानी पड़ेंगी जो कि हमें वहाँ पर अपना मैक्सिमम स्कोर लाने में हेल्प करेंगी। तो किसी के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिएगा, ठीक है। अब इन तीनों को मैं आपको प्रॉपरली ओपन करके दिखाऊंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक ओवरव्यू में दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, और फिर इवन ओवरव्यू दिखाने के बाद डिटेल में भी जाऊंगा। इस वीडियो के अंदर कोई भी आपको डाउट नहीं रह जाएगा आपके सिलेबस को लेकर। तो एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के ओवरव्यू की हम बात करेंगे कि इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने के लिए मिलते हैं। इतिहास है भारत का, प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ये भी 2 प्रकार से डिवाइडेड मिलेगा। एक वो इतिहास जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है लिखित तौर पर, जिसके हमें लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो लिटरेरी सोर्सेज हो या फिर कुछ ऐसे सोर्सेज हो जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। कहीं पर आपका खुदाइयाँ होती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर आपके इन्वॉल्व रहते हैं, साइंटिस्ट तरीके से या फिर साइंटिफिक तरीके से वहाँ पर मिलने वाली चीज़ों की कार्बन डेटिंग के आधार पर उनकी उम्र के बारे में बताते हैं कि ये जो वस्तु आपकी इस जगह पर पाई गई वो कितनी पुरानी है, कितने वर्ष पुरानी है, उसकी उम्र क्या है। तो जब हम प्राचीन इतिहास का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने होता है प्री हिस्टोरिक एरिया इंडिया, जिसके बारे में ऐसा कोई जानकारी नहीं है। इसके अंदर हम स्टोन एज यानी कि पाषाण काल की बात करते हैं कि मनुष्य किस किस प्रकार के पत्थरों को यूज़ करता था। पहले नॉर्मल यूज़ करता था, फिर उसने नुकीले कर लिए। तो उस आधार पर हम इस वाले इतिहास का डिवीजन करके उस मनुष्य के पैटर्न के आधार पर उस समय को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सेटलमेंट्स, मनुष्य कहीं जाकर अपना सेटल होकर वहाँ पर अपनी अलग अलग प्रकार से जीवन को चलाने का काम कर रहा था। वैदिक इंडिया, भारत के अंदर वो वैदिक काल की हम बात करेंगे जहाँ पर हमारे देश के अंदर कई सारे साहित्यिक रचनाएं करी गई, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज हमें मिलते हैं जो कि हमारे भारत के प्राचीन इतिहास को हमारे सामने लेकर आते हैं। महाजनपद जो सेटलमेंट्स थे अभी वो बहुत बड़े साम्राज्य बन चुके हैं, उसको हम देखते हैं ओपन करके।
इसके बाद हमें कुछ धर्म नज़र आते हैं, इंपॉर्टेंट धर्म, जिनकी साहित्यिक रचनाओं से भी हमें हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैनिज्म और बुद्धिज़्म, आपको दो इंपॉर्टेंट वो नज़र आएंगे। मगध एम्पायर, ऐसे ही आपके महाजनपद में मगध एक जगह नज़र आएगी जहाँ पर जो रूलर्स आपको या फिर डायनेस्टीज नज़र आएंगी, उनका हमारे प्राचीन भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, बहुत बड़ा योगदान था, जिनकी चर्चाएं, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन, जिनकी इकोनॉमी इस प्रकार की थी कि वो हमारे देश के एक इतिहास के अलग सेक्शन को दर्शाते हैं। मगध एम्पायर। मगध के बाद हम मौर्यन एम्पायर का जिक्र करेंगे। मगध के अंदर एक मौर्यन एम्पायर आएगी, डायनेस्टिकल रूप आप उसको बोल सकते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान, जहाँ पर आपको आपका अशोक मिलेंगे। उसके बाद गुप्त एम्पायर, उसके बाद जो मध्य एशियाई देशों से हमारे देश के अंदर आक्रमण हुए उनके ऊपर चर्चाएं होंगी। एंड देन लास्ट में हम हमारे देश की दक्षिण भारत की जो डायनेस्टीज थी उनका भी जिक्र करेंगे। तो ये प्राचीन इतिहास का एक ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पर दिया है। अब एक एक करके ये जो टॉपिक्स हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। पढ़ने ये अलग से होते हैं, हम यहाँ पर सिलेबस जान रहे हैं कि आपको अपने पेपर में जाने के लिए ये क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, आपके पेपर के अंदर ये चीज़ें क्या क्या आती हैं। थोड़ा सा इन टॉपिक्स को ओपन करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने प्री हिस्टोरिक इंडिया की आपसे बात करी थी, ठीक है। ये वो वाला टाइम है जब आप मनुष्य के बारे में सिर्फ इस आधार पर पता लगाते हैं कि वो जीवन यापन कैसा करता था। इसको हम पाषाण काल के रूपों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नियोलिथिक, मेसोलिथिक, प्री हिस्टोरिक पार्ट के अंदर ऐसे मल्टीपल सेक्शन जहाँ पर पत्थरों या फिर पत्थरों के पैटर्न के आधार पर हम मनुष्य के इतिहास या फिर देश के इतिहास के बारे में आइडिया लगाते हैं। डेट्स इसी हिसाब से आपकी डिवाइड होती हैं। कब इन्होंने अग्नि की खोज करी, आग की, पहिया कब मिला इनको, ठीक है। वो सब चीज़ें हमें आपके इस प्री हिस्टोरिक वाले पार्ट में नज़र आती है। फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें मनुष्य सेटलमेंट के बहुत बड़े बड़े स्थल देखने के लिए मिलते हैं, जगहें देखने के लिए मिलती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के आधार पर बताते हैं कि इस सभ्यता के लोगों के जीवन की प्रक्रियाएं कैसी थी, कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, इनके घर कैसे थे, मुखिया क्या करते थे, क्या ये किसी का पूजन करते थे या नहीं करते थे। अलग अलग स्थलों पर पाई जाने वाली चीज़ों से संबंधित आपसे चीज़ें पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट रहेगा। वैदिक एज, ये हमारे देश का वो वाला पार्ट होगा जब आपको कई सारे लिखित साहित्यिक रचनाएं देखने के लिए मिलती हैं। वेद, उपवेद, उपनिषद, इस प्रकार की मल्टी लिटरेरी सोर्सेज हमारे देश के इस पैटर्न में आपको नज़र आती हैं, जिससे हमें मल्टीपल जो चीज़ें होती हैं उनसे सवाल आपका पेपर में पूछा जाता है। फिर आपके महाजनपद आते हैं। जो सेटलमेंट पीछे थे वो सेटलमेंट आपके और समय बाद प्रॉपर अपने किंगडम का रूप ले चुके होते हैं। तो हमारे देश के अंदर आपको महाजनपद नज़र आते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग जनपद होते हैं, उनके राजा होते हैं, आपस में लड़ते हैं, कोई अपनी पुत्री का विवाह किसी से करता है, कोई किसी के साथ कुछ करता है। तो ये वाला पैटर्न हमारे देश के एक हिस्टोरिकल इवेंट को दर्शाता है, जिस टॉपिक का नाम हमारा महाजनपद होता है। इसके बाद हम मगध एम्पायर की बात करते हैं। तो अभी जो मैंने पीछे आपको महाजनपदों की बात करी थी, उसी में से आपको एक मगध एम्पायर नज़र आती है, मगध साम्राज्य नज़र आता है। इसके अंदर कई सारे वंश होते हैं कि सबसे पहले आपको हरियंका डायनेस्टी नज़र आती है, उसके बाद आपको शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आपको नंदा डायनेस्टी। ये मल्टीपल डायनेस्टी आपको मगध के अंदर नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर इनको निपटाने के बाद आपके चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं, जो कि मौर्यन एम्पायर की वहाँ पर स्थापना करते हैं। तो ये मैंने एक आइडिया दिया है कि टॉपिक्स हैं, इनकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, वो तो मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको मैं जहाँ पर पूरा सब्जेक्ट कराऊंगा वहाँ पर मैं वो चीज़ें बताऊंगा। बट एक आइडिया मैं आपको ज़रूर देना चाह रहा हूँ, जो कि मैं इस स्लाइड के थ्रू आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे देश के अंदर कई सारे धर्म, जिनमें से दो मुख्य धर्म, एक मुख्य धर्म में आपको बुद्धिज़्म नज़र आ जाएगा, एक तरफ आपको जैनिज़्म नज़र आ जाएगा। इनकी मल्टीपल रचनाएँ, लिखित रचनाएँ हमारे देश के इतिहास के बारे में हमारे सामने चीज़ें लेकर आती हैं। इनकी कई सारी काउंसिल्स नज़र आएंगी, जो कि अलग अलग जो एम्पायर अभी मैं पीछे बता रहा था उनके राजाओं के द्वारा जिनको पैटर्नाइज करा गया था, संरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से संबंधित। फिर हम मौर्यन एम्पायर पर आ जाएंगे, जो कि मगध एम्पायर की एक इंपॉर्टेंट वंश था। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करेगा, उसका बेटा बिंदुसारा, उसका बेटा आपका अशोक, और इनके प्रशासन, इनकी इकोनॉमी, इनकी आर्थिक व्यवस्था, इनका कल्चर, किस धर्म में विश्वास, क्या क्या बनवाया, क्या क्या करवाया, वो सब चीज़ें हम इस मौर्यन एम्पायर के अंदर देखते हैं।
आगे बढ़ने के बाद हम गुप्त एम्पायर पर आ जाते हैं। गुप्त एम्पायर के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर गुप्त एम्पायर का इन्वॉल्वमेंट रहा, जहाँ पर आपको चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त एक्चुअली आपका चंद्रगुप्त द्वितीय और फिर आपका अंत में स्कंदगुप्त, इनका हम डिस्कशन करते हैं, इनके योगदान, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करते हैं, इन्होंने क्या क्या किया। फिर उसके बाद हम मध्य एशिया से यानी कि सेंट्रल एशिया से भारत में होने वाले आक्रमण यानी कि इन्वेजन्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अलग अलग राजा, मंगोल रूलर होगा, वो आएगा, वो कुछ ऐसे इन्वेडर्स वाली बातें या फिर हरकतें करेगा, तो इसके ऊपर डिस्कशन होता है। फिर हम अपने देश के दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमें कई सारी मल्टीपल किंगडम्स नज़र आ रही होती हैं। विजयनगर एम्पायर, आपका चेरा, चोला, पांड्याज, मल्टीपल आपके ऐसे राजवंश हमारे देश के दक्षिण भाग में नज़र आते हैं। तो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, ये एंशिएंट हिस्ट्री, इतिहास का जो पहला पन्ना था, उसके टॉपिक्स थे। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे आपके मध्यकालीन इतिहास, जिसे हम मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, इसके ओवरव्यू पर कि सर यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत से शुरुआत होती है, फिर वहाँ पर आपके जो क्षेत्रीय राजवंश होते हैं, रीजनल किंगडम्स होती हैं, उनकी बातें करते हैं। सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट पर चर्चाएं होती हैं। मुगल पीरियड आपका आता है, फिर मराठा स्टेट की हम बातें करते हैं, उनकी कॉन्फेडरेसीज़ की बात करते हैं। ये हमें मेडिवल इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक था, दिल्ली सल्तनत, कैसे महमूद गजनी भारत के अंदर अटैक करता है 1206 के अंदर, चीज़ें बदलती हैं, वापस जाता है अफगानिस्तान, अपना यहाँ पर एक नुमाइंदा बिठा कर जाता है, वो नुमाइंदा अपने आप को सुल्तान सुल्तान करने लगता है, तो वहाँ से बन जाती है आपकी सल्तनत। अलग अलग लोग होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, वो सारा का सारा जो पैटर्न है वो हम दिल्ली सल्तनत से शुरू करते हैं। मैं फिर से कहूँगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको एक ओवरव्यू और आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बढ़ती हैं चीज़ें। दिल्ली सल्तनत पर हम ये डिस्कशन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इनकी कौन कौन सी डायनेस्टीज़, कौन कौन से पार्ट में दिल्ली सल्तनत के अंदर रूल करती हैं, नाम लिखा हुआ है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये सब आपको नज़र आता है। इसी टाइम में हमारी कुछ रीजनल किंगडम्स भी नज़र आती हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो पैरेलल चल रही होती हैं, विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर, डेक्कन रीजन के अंदर आपको मोहम्मद बिन तुगलक का रूल हुआ करता था, वहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें आपकी चलती हैं, कैसे नीचे की साइड में हिंदू किंगडम सर्वाइव कर रही होती है, ये सभी चीज़ों का हम डिस्कशन करते हैं। उसके बाद भक्ति और सूफी मूवमेंट, किस प्रकार से अलग अलग राज्यों के अंदर आपको ऐसे संत नज़र आते हैं जो कि रिलीजन और अपनी बाकी की चीज़ों को फैलाने का काम करते हैं, उन पर आपकी चर्चाएं और उनके ऊपर हमें रचनाएं देखने के लिए मिलती हैं। उसके बाद मुग़ल पीरियड आ जाता है, मुग़ल काल, जो कि आपकी डेट यहाँ पर लिखी हुई है, इस पर हम चर्चाएं करते हैं। 16वीं सेंचुरी से शुरुआत होती है, 19वीं सेंचुरी तक ये सारा का सारा कार्यक्रम इनका चलता है। बाबर आता है, बाबर आकर अपना यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट करता है, ये पूरा पैटर्न आपको नज़र आता है। फिर हम मराठा स्टेट की बात करते हैं, उसी के पैरेलल में मराठा एम्पायर हम देखते हैं कि कैसे कैसे करके शिवाजी महाराज जी के द्वारा स्थापित मेन आपके अलग अलग तरीक़ों से प्रोपोगेट करता है, फैलता है और देश के एक अंदर अलग फीलिंग को जगाने का काम करता है। इसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पर पहुंचते हैं, यानी कि आधुनिक इतिहास पर पहुंचते हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा कि जो अभी हमने मुगल्स देखे थे वो कैसे डिक्लाइन करते हैं, किस प्रकार से यूरोपियन भारत आना शुरू करते हैं, यानी कि अंग्रेज़ या फिर अंग्रेज जैसे लोग भारत आना शुरू करते हैं, वो कैसे आपका देश के अंदर आकर शुरू करते हैं, और फिर ब्रिटिशर्स यानी कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ थे, वो कैसे उनमें से सबसे ज़्यादा विक्टोरियस साबित होते हैं, यानी कि वो कैसे पावर को यहाँ पर अपने हाथ में लेकर आते हैं। 1857 की क्रांति, इंडियन रेनेसेंस, और भारत के अंदर देखने के लिए कई सारे जो मोमेंट्स होते हैं, जो राष्ट्रीय या फिर नेशनल मोमेंट थे, उनके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये एक ओवरव्यू है, इसके बारे में भी मैंने यहाँ पर प्रॉपरली बता रखा है कि मुग़ल एम्पायर कैसे डिक्लाइन हुआ, औरंगजेब ने क्या क्या हरकतें कर दी, उसके बाद के रूलर्स कैसे वीक हुआ करते थे, कौन कौन से वो पैरामीटर्स थे जिसकी वजह से ये धीरे धीरे करके आपका विभाजित होने लग गया और डिक्लाइन होने लग गया। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपका यूरोपियंस भारत आना शुरू करते हैं, भारत की तरफ सबकी निगाहें आ जाती हैं। पहले आपके पोर्चुगीज़ के बाद एक एक करके बाकी के लोगों का आना शुरू हो जाता है। फिर ये भारत आकर आपस में लड़ते हैं, फ्रेंच से अंग्रेज़ लड़ते हैं, अंग्रेज़ किसी को तुड़काते हैं, मतलब आपस में इनकी लड़ाइयाँ बचती हैं, और फाइनली आपके जो ब्रिटिश हैं वो आपके पैरामाउंटेसी को स्थापित करते हैं। 1857 की क्रांति एक अलग रूप तैयार करती है। जो पहले आपकी पावर कंपनी के हाथ में हुआ करती थी, वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है इन द हैंड ऑफ द क्वीन, यानी कि क्राउन के पास वो पावर चली जाती है, और हमारे देश के अंदर
गवर्नर जनरल से एक नया पद तैयार होता है जिसको हम वायसरॉय के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। इसके बाद भारत के अंदर जो एक वो वाली भावना थी कि राष्ट्रीयवाद वाली भावना, भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो रियल फीलिंग थी, उसको हमारे लोगों को जागरूक करना, बताना, उसको लेकर हमारे देश के अंदर मल्टीपल लोग नज़र आते हैं, उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। इसके बाद नेशनल मूवमेंट्स, कई सारे फेज़ होते हैं, क्या क्या होता है, इन फेजेस पर जिक्र होते हैं। तो ये डिस्कशन जो आपके साथ मैंने किया वो आपके हिस्ट्री का था। हिस्ट्री का डिवीज़न था कि कैसे हमें इतिहास को दो भागों में विभाजित करके देखना होता है, सब्जेक्ट वाइज विभाजित करके देखना होता है। इतिहास को मैंने 3 भागों में डिवाइड करके ओवरव्यू भी दिखाया और किन तरीक़ों के यूज़ में हमें ये टॉपिक कवर करने होते हैं मैंने वो भी बताया। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने इसलिए किया ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे और आप बोर ना हो। अभी सिर्फ मैंने इतिहास का जिक्र किया है। दूसरा सब्जेक्ट होता है मित्रों आपका ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। फिजिकल फीचर्स, किसी भी फिजिकल पार्ट के, कैसे एनवायरनमेंट फॉर्म हुआ, कैसे कैसे करके गैलेक्सी बनती है, कौन कौन से थ्योरीज़ हैं, वो किस किस चीज़ के बारे में बताती हैं। तो ये आपको ज्योग्राफी के अंदर देखने के लिए मिलता है। फिजिकल ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इन तीनों जगहों से आपको चीज़ें इस सेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, क्या क्या मिलेगा ज्योग्राफी के अंदर। आपको आपके ब्रह्मांड के बारे में बताया जाएगा, कैसे बना, क्या क्या काम है, कौन कौन से लोगों ने किस प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। हमारे सौर मंडल के बारे में, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो सब चीज़ें। हमारी पृथ्वी का वायुमंडल, आपके महाद्वीप, आपके ओशियंस, आपके क्लाइमेटिक रीजन, अलग अलग प्रकार की पत्थरें यानी कि रॉक, कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स, यानी कि आपको लैंडफॉर्म्स के वेरियस सिस्टम्स नज़र आएंगे, विंड सिस्टम, और आपकी जियोमॉर्फिक जो प्रणालियाँ हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में इस ज्योग्राफी के सेक्शन के अंदर पता चलता है। ये चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं? ज्योग्राफी के पहले भाग यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपकी इन्वॉल्व होती हैं। ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद वही है, यूनिवर्स बता दिया मैंने, सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन कैसे कैसे क्या काम कर रहा है वो हम जानते हैं। अर्थ के बारे में जानते हैं, अर्थ से रिलेटेड जो फैक्ट होता है वो देखते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में हम जानते हैं कि किस स्तर पर कौन सी आपको परत नज़र आती है, लेवल नज़र आता है। उसके बाद हम कॉन्टिनेंट का जिक्र शुरू करते हैं, कहाँ पर कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर इंडिविजुअली जाते हैं, इनके फैक्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं। ओशियंस के बारे में हम जानते हैं, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ये मल्टीपल आपको ओशियन वाला सेक्शन हमारा कवर होता है। ये आपके क्लाइमेटिक रीजन है, कहाँ पर कैसी कैसी वायु चल रही हैं, करंट कैसे हैं, कहाँ पर कैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके विंड पैटर्न और उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षाओं का होना या ना होना आपको नज़र आता है। ठीक है, इसके बाद आपकी पत्थरों का हम चर्चा करते हैं कि कितने प्रकार की आपकी पत्थरें होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं, कहाँ कहाँ पर नज़र आती हैं। ओशियंस कैसे होते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ नज़र आती है, क्या किसको हम क्या कहते हैं, ट्रेंच क्या होता है, सबसे गहरा कौन सा है, ये सभी चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं। उसके बाद लैंडफॉर्म्स के, कैनियंस कैसे बनते हैं, आइलैंड्स किनको कहते हैं, पहाड़ियाँ क्या होती हैं, वॉल्केनोज क्या होते हैं, डेजर्ट वाला रीजन कौन सा होता है, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं आपके अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स के फॉर्म में। इसके बाद विंड सिस्टम कैसे रोटेशन है, क्या कहाँ पर क्या हो रहा है, पोलर एस्टलीज कैसे चल रही हैं, कौन से आपके डिवीजन में ये हवाओं के पैटर्न नज़र आ रहे हैं, ये हम विंड सिस्टम के अंदर जानते हैं। इसके बाद जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, जो आप भूकंप फॉल्टेज देखते हैं कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्या चीज़ें क्या क्या पैटर्न नज़र आ रही होती हैं, नीचे सिस्मिक एक्टिविटीज़ किस प्रकार की हैं, वो सभी चीज़ों पर ये बेसिक आपका डिस्कशन होता है। ये इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है जिसके अंदर फिजिकल फीचर्स भारत के, क्लाइमेट, माउंटेन सिस्टम, रिवर सिस्टम, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, सॉइल सिस्टम, एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, ये इंडियन ज्योग्राफी जो कि ज्योग्राफी का आपका बी पार्ट था। ठीक है, इस पर हम ये वाली डिटेलिंग करते हैं। इसके बाद इंडिया के जो भी मैंने टॉपिक बताए उसको फिर हम ओपन कर करके देखते हैं कि भारत कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लोकेशन कहाँ पर है पृथ्वी के ऊपर, वो सभी डिस्कशन आपको नज़र आते हैं। क्लाइमेट हम चर्चाएं करते हैं। ठीक है, माउंटेन कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर है, रिवर सिस्टम कैसा है, नदियों के बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कशन करते हैं। आपका वेजिटेशन कैसी है, कहाँ पर कौन क्या क्या नज़र आता है, कौन से लोकेशन कहाँ पर है, एग्रीकल्चर, क्रॉप पर, ऋतुएं, राबी, खरीफ और आपकी ज़ैद प्रकार की जो फसलें होती हैं। सॉइल्स के बारे में जानते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज भारत के अंदर हम लोकेट करते हैं। मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हैं,
ठीक है, नेशनल पार्क्स, ये सब चीज़ें हमारी इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन के अंदर है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। फिर हम आते हैं तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जिसको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, जिसके अंदर हम संविधान वाली टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं। ये इनके टॉपिक्स होते हैं। इनका ओवरव्यू है कि संविधान कैसे बनना तैयार होता है, हमारे प्रियम्बल में क्या है, संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इंपॉर्टेंट विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, भारत की संसद, हमारी एग्जीक्यूटिव, यूनियन टेरिटरीज, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान के अंदर होती हैं, कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर में होती हैं। उसके बाद जो अभी मैंने टॉपिक दिखाए उनके ऊपर डिस्कशन हमारा शुरू होता है कि संविधान बना कैसे, प्रियम्बल क्या कहता है, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की क्या है, फीचर्स हमारे संविधान के अंदर आपको क्या नज़र आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, हमारे फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं, हमारी संसद और हमारी न्यायपालिका क्या कहते हैं, राज्य और स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या कहती है, राज्य और आपकी यूनियन टेरिटरीज से संबंधित क्या है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, देखो मैं बेसिक डिस्कशन कर रहा हूँ, टॉपिक आपको दिखा रहा हूँ कि उसके अंदर करते क्या क्या है, वो चीज़ें दिखा रहा हूँ, डिटेल में जाने का कोई अभी पर्पज़ नहीं है हमारा। इसके बाद अगला आता है आपके सामने इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक्स होते हैं, उसके एक बेसिक ओवरव्यू है कि भाई बेसिक इकोनॉमी क्या कहती है, हमारी नेशनल इनकम को हम कैसे निकालते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, बैंकिंग प्रणाली की कौन कौन सी हमें शब्द होते हैं जो जानने के लिए आने चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और नेशनल एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर हम चर्चाएं करते हैं, 5 ईयर प्लान और नीति आयोग पर हम चर्चाएं करते हैं, और बजट जैसी कुछ कुछ बातें हमारी इस इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। ठीक है, अब इसी को फिर हम ओपन करके दिखा लेते हैं। यहाँ पर आपकी इकोनॉमी क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, नेशनल इनकम और उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके ऊपर कैसे डिस्कशन करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक दूसरे से कैसे इन्वॉल्व रहता है, बैंकिंग टर्म्स क्या क्या होती हैं, उसके बाद ये सारे डिस्कशंस के मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है आपसे, फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएँ क्या आपसे कहती हैं, 5 ईयर प्लान और नीति आयोग के हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो किन प्लान्स के आधार पर हुआ उसका हम जिक्र करते हैं, बजट पर हम चर्चाएं करते हैं, बजट क्या होता है। तो ये हमारा रहता है इकोनॉमिक्स का। इसके बाद आती है हमारी जनरल साइंस, जिसके अंदर 3 चैप्टर होते हैं, आपका फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी। इन तीनों को ओपन करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। पहला फिजिक्स, फिजिक्स के टॉपिक्स क्या होंगे, मैकेनिक्स, डायमेंशंस क्या होती हैं, वर्क फॉर पावर जी एंड पावर एनर्जी, ये सब चीज़ें, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, कम्युनिकेशन, मॉडर्न फिजिक्स, ये आपके बेसिक टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके एसएससी पूछता है। इनके ऊपर डिस्कशन, मैकेनिक्स डायमेंशंस के अंदर हम यूनिट्स वगैरह जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वन के कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, इनकी हम यूनिट्स या फिर इनके हम डेफिनेशंस को जानते हैं। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के अंदर हम प्रकाश का जिक्र करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जानते हैं। क्वांटम फिजिक्स या फिर आज की जो एटॉमिक फिजिक्स है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर डेफिनेशन जानते हैं। मॉडर्न फिजिक्स आपसे क्या कहती है उन पर हम चर्चाएँ करते हैं। ये आपका रहा फिजिक्स वाला सेक्शन। केमिस्ट्री पर आ जाते हैं जो कि जीएस का ही रूप होता है। ये टॉपिक्स हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, मेटल, नॉन मेटल, नोबल गैसेस, केमिकल कंपाउंड्स, थर्मोडायनामिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का भाग है। ठीक है, इस पर वही सारी चीज़ें हम ओपन करके देख लेंगे एक एक करके। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होती है, किसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ये हमारी आवर्त सारणी होती है, ये हमारी नोबल गैसेस होती हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ये आपकी थर्मोडायनामिक्स होती है, ये आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है, ये ऑर्गेनिक आपकी केमिस्ट्री होती है। ये जनरल साइंस का तीसरा पार्ट है जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप सेल यानी कि कोशिका, ऊतक, उनकी स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोमोलिक्यूल, प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन, इकोसिस्टम, प्लांट स्ट्रक्चर, एनिमल स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इस पर डिस्कशन करते हैं। इनको ओपन करके हम करेंगे तो इसमें हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इनके ऊपर हमारी चर्चाएँ रहती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोमोलिक्यूल्स से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं, प्लांट और एनिमल्स के वर्गीकरण की बात करते हैं, इकोसिस्टम पर चर्चाएं होती हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर की हम बातें करते हैं, एनिमल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जेनेटिक्स कैसे काम करता है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ कैसे साथ मिलकर चलते हैं वो। इसके बाद आता है आपका स्टैटिक जीके, जिसको हम स्टैटिक जनरल नॉलेज कहते हैं।
इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं भी आपके इस यूट्यूब पर आपको कराता रहता हूँ। जैसे कि आपने मल्टीपल डिस्कवरी यानी कि खोज सुनी होंगी, कौन कौन से अवार्ड होते हैं, बुक्स कौन कौन सी होती हैं, इनके ऑथर कौन है, इंपॉर्टेंट दिवस कौन है, बांध कौन से हैं, फेमस शहर कौन से हैं, सुपरलेटिव्स, रमसार साइट्स, ओलंपिक गेम्स, फर्स्ट इन इंडिया, टेम्पल्स, क्लासिकल एंड फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, यूनेस्को और उनकी साइट्स भारत के अंदर कौन सी हैं, इंटरनेशनल संस्थाएं कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं और अलग अलग देशों की कैपिटल्स कौन कौन सी हैं। ये टॉपिक स्टैटिक फॉर्म में आपको याद करने होते हैं, जिनकी डिस्कशन भी मैं आपके इस यूट्यूब पर करता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये डिस्कवरी, इन्वेंशन, ये सब चीज़ें वही हैं, किसने क्या क्या किया, इंपॉर्टेंट अवार्ड, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट दिवस और दिन, इंपॉर्टेंट बांध देश के अंदर, ये फेमस सिटीज़ हमारे देश के अंदर, इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स, पहले कौन था, सबसे बड़ा कौन है, सबसे पहले किसने क्या किया, ये रामसार साइट्स हैं, ये हमारे ओलंपिक गेमों से संबंधित सवाल, फर्स्ट इन इंडिया, टेम्पल्स हमारे देश के अंदर जो सवाल बनते हैं, क्लासिकल और फोक डांसेस, फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कैपिटल और उनकी करेंसी, ये हमारा था स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। उसके बाद आता है भी हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर आपकी चर्चाएं जितनी भी मार्केट के अंदर चलती रहती हैं वो सब नज़र आती हैं आपको यहाँ पर, क्या क्या चल रहा है, इन सारे टॉपिक्स के अंदर से जो भी चर्चाओं में है वो आपको मिलती है वहाँ पर, जैसे मैं आपके इस यूट्यूब पर कराता रहता हूँ टॉपिकल वाइज, मंथ वाइज। तो ये वो वाली न्यूज़ होती हैं जो कि आपको करंट मार्केट से निकालनी होती हैं। फिर आपका कंप्यूटर बचता है, ये कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक तौर पर मेंस के अंदर क्वालिफाइंग नेचर में आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक जानकारी को लेकर ये भी आपको मिल जाती है। ये सारी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन है, ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर की मेमोरी संबंधित चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, इंटरनेट और उसकी सर्विसेज, कंप्यूटर सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स। थोड़ा जल्दी कराएं, थोड़ी स्लो करके देखना चाहें देख सकते हो आप, लेकिन जीएस से रिलेटेड जो इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं उनका सारा डिस्कशन आपके सामने था, उनको मैंने पूरा ओपन करके आपको दिखाया है। कोई भी अभी भी आपको डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस की क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आधे बच्चों को सिलेबस के बारे में ही नहीं पता होता, इसीलिए मैंने आपकी क्लास भी ली। आई होप कोई इश्यू आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। मेरे इंस्टाग्राम का ये यूज़र नेम है, वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला हुआ है, रॉबिन SIRG। इस पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी टेलीग्राम का नाम क्या है, EDU24, इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, मुझसे पूछ लीजिएगा। पूरा सिलेबस ओपन करके दिखाया है, हर ब्रांच को ओपन करके दिखाया है, उसको थोड़ा सा और मैंने डिटेलिंग भी देने की कोशिश करी है। ये आपको बहुत क्लैरिटी देगा। कोई भी बात हो मुझसे पूछेगा। थैंक यू।